नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं लैंगिक असमानता के बारे में चर्चा करूंगी कि आखिर लैंगिक असमानता है क्या। लैंगिक असमानता मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसे लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव के रूप में देखा जाता है। वर्षों से देखा जा रहा है कि समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जा रहा है। वे घर, समाज, यहाँ तक कि कार्यस्थल में भी शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित हो रही हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। अब यदि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में मैं भारत की स्थिति की बात करूं, तो 146 देशों में से भारत का स्थान 127 है। इससे साफ तौर पर पता चलता है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी। लैंगिक असमानता का जन्म समाज और परिवार के मध्य ही जन्म लेता है। जैसे सामाजिक क्षेत्र हो गया, आर्थिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया, विज्ञान क्षेत्र हो गया। अब आप बोलेंगे कि विज्ञान क्षेत्र में लैंगिक असमानता कैसे है, लैंगिक भेदभाव कैसे है। विज्ञान क्षेत्र में वैज्ञानिक समुदाय में या तो महिलाओं को प्रवेश ही मुश्किल है या फिर उनको कम महत्व वाले प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं। ये विडम्बना ही है कि हम भारत में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी को जानते हैं, लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस के नाम से हम परिचित नहीं हैं। इसके अलावा तो मनोरंजन क्षेत्र हो गया, खेल क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों में लैंगिक असमानता देखी जा सकती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद भी भारतीय समाज में महिलाओं के लिए पितृसत्तात्मक मानसिकता जो है वो बहुत ज्यादा जटिल होती जा रही है। जहां महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रूढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के लिए यदि हम सबरीवाला मंदिर का एग्जाम्पल ले लें, 3 तलाक जैसे एग्जाम्पल ले लें, तो इन मुद्दों पर सामाजिक मतभेद पितृसत्तात्मक मानसिकता को ही प्रतिबिंबित कर रहा है। वैसे तो भारत में स्त्री की शिक्षा संबंधी सबसे पहला प्रयास हम सावित्रीबाई फुले जी का मानते हैं, जिन्होंने स्त्री की शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान दिया था। इसको अब मैं संवैधानिक स्वरूप की बात करूं, तो लिंग असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। संविधान की प्रस्तावना ने अनेक नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए समान स्तर, समानता और समान अवसर प्रदान करने की बात की है। इसी क्रम में महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दे दिया है। संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को निषेध करता है। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य में जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकारित करता है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करती है। संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिनको मैं डिटेल में अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ ही अनेक योजनाएं भी हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, महिला शक्ति केंद्र जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप लिंगानुपात और लड़कियों के शैक्षणिक नामांकन में प्रगति देखी जा रही है। साथ ही आर्थिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य महिला केंद्रित योजनाएं भी चलाई जा रही है। बता दूं कि महिला सशक्तिकरण तथा शिशु कल्याण के लिए किए जाने वाले धन का जो आवंटन है, उसके उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। दरअसल जेंडर बजटिंग शब्द 2-3 दशक में वैश्विक पटल पर उभर रहा है। इसके जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जा रहा है। आज की वीडियो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति से संबंधित है, ताकि वे अपनी स्थिति को समझ सकें और इसके प्रति रुझान बढ़ाएं, ताकि उन्हें और अधिक जानकारी मिल सके। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद।